हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार दोबारा पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए झारखंड बोर्ड जैक रांची द्वारा जारी फिजिक्स मॉडल सेट 1 में सेक्शन बी और सी का सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक पूरा क्लियर बने रहिए और बिल्कुल सरल एवं आसान शब्दों में फिजिक्स मॉडल सेट 1 में सेक्शन बी और सी का सॉल्यूशन को देखिए पूरा क्लियर आसान तरीके से। इससे पहले हमने मॉडल सेट 1 में सेक्शन ए का वीडियो सॉल्यूशन करके हमारे चैनल टॉपर क्लासेस एसएसएस में बनाकर डाल रखा है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल फिजिक्स मॉडल सेट 1 में सेक्शन बी और सी का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से सवाल नंबर 1, आर दूरी पर स्थित दो पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक लिखिए। उत्तर F बराबर जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब दो पिंड के द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 होता है एवं उनके बीच की दूरी स्मॉल r होता है, तो दोनों पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F बराबर कैपिटल जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर होता है, जहां कैपिटल F गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और m1 एवं m2 दोनों पिंड का अलग अलग द्रव्यमान होता है तथा स्मॉल r दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। गुरुत्वाकर्षण बल का कोई दो ठो गुण लिखना है। उत्तर 1 नंबर, यह प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से सबसे कमजोर सबसे दुर्बल बल होता है। 2 नंबर, यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, एट्रैक्शन नेचर का होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल का दो ठो विशेषता दो ठो गुण क्या बोला, यह प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में से सबसे कमजोर सबसे दुर्बल बल होता है दूरी अधिक होने के कारण, तथा यह सदैव आकर्षण प्रकृति के होते हैं, एट्रैक्शन नेचर के होते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। एक सरल लोलक क्या है? एक सरल लोलक किसे कहते हैं? उत्तर, यदि किसी पदार्थ के भारी लेकिन बिंदु समान कण को एक भारहीन लंबाई में न बढ़ने वाली अतन्य डोरी के एक सिरे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो उसे सरल लोलक कहते हैं। सरल लोलक का डेफिनेशन आंसर में क्या बोला? यदि किसी पदार्थ के भारी लेकिन बिंदु समान कण को एक भारहीन लंबाई में न बढ़ने वाली अतन्य डोरी के एक सिरे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो उसे सरल लोलक कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। एक साधारण लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिखिए। एक सिंपल लोलक के टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल के लिए आपको सूत्र लिखना है। आंसर, कैपिटल टी आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंदर L बटे जी। आवर्तकाल का सूत्र आवर्तकाल का व्यंजक क्या लिखा? कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंदर L बाई जी, जहाँ कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड है यानी आवर्तकाल है। 2 पाई क्या है? कांस्टेंट राशि है।
एल क्या है? पेंडुलम का लेंथ है, पेंडुलम की लंबाई है। और जी क्या है? जी गुरुत्वीय त्वरण है। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जिसका पृथ्वी के सतह पर मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 5, सेकंड लोलक की प्रभावी लंबाई कितनी होती है? सेकंड लोलक की प्रभावी लंबाई 1 मीटर होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 6, विशिष्ट ऊष्माधारिता को परिभाषित करें। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है समझिए। उत्तर, किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप यानी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता या केवल विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। क्या बोला उत्तर में? किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता या केवल विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 को समझिए। गुप्त ऊष्माधारिता को परिभाषित करें। गुप्त ऊष्माधारिता क्या है समझिए आंसर में। उत्तर, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। आंसर में क्या बोला? किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। आगे देखिए सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 को समझिए। कैलोरीमिति का सिद्धांत लिखिए। कैलोरीमिति का थ्योरी को समझिए। बड़ा मज़ेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बढ़िया से कैलोरीमिति का थ्योरी को समझिए। उत्तर, कैलोरीमिति का अर्थ है ऊष्मा का मापन, यानी जब दो भिन्न भिन्न ताप की वस्तुओं जिसमें एक ठोस और एक द्रव या दोनों द्रव को आपस में मिलाया जाता है तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में ऊष्मा का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर यानी तापमान समान न हो जाए, एक बराबर ना हो जाए। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या कहता है समझिए। कैलोरीमिति का अर्थ है ऊष्मा का मापन, यानी जब दो भिन्न भिन्न ताप की वस्तुओं जिसमें एक ठोस और एक द्रव या दोनों द्रव हो को आपस में मिलाया जाता है तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में ऊष्मा का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान न हो जाए, बराबर न हो जाए। आगे बढ़िए सवाल नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। बर्नौली का सिद्धांत क्या है? बर्नौली का परिमेय क्या है? बर्नौली का सिद्धांत को समझिए आंसर में। बर्नौली के परिमेय के अनुसार, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार, जब कोई असंपीड्य एवं असंयान द्रव या गैस आदर्श तरल धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर बहने वाले द्रव की कुल यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा सभी नियत रहती है यानी बदलती नहीं है। क्या बोला? बर्नौली के सिद्धांत यानी परिमेय के अनुसार जब कोई असंपीड्य एवं असंयान द्रव या गैस आदर्श तरल धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर बहने वाले द्रव की कुल यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा सभी तीनों चारों नियत रहती है यानी बदलती नहीं है। आगे देखिए सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। बर्नौली के सिद्धांत का एक अनुप्रयोग लिखिए। बर्नौली के सिद्धांत का एक ठो यूज, एक ठो उपयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग बताना है। उत्तर, टीन की छत उड़ जाना।
टीन की छत उड़ जाना, यानी आंधी के समय तेज हवा चलने के कारण, हवा का वेग अधिक होने के कारण, हवा का चाल, हवा का वेलोसिटी अधिक मात्रा में होने के कारण टीन की छत का दाब ऊपर से कम हो जाता है और नीचे से दाब बना होता है, नीचे से दाब बना रहता है। इसी दाब के अंतर के कारण टीन की छत उड़ जाती है। क्या बोला? टीन की छत उड़ जाना, यानी आंधी के समय जब तेज हवा चलती है, हवा का वेलोसिटी अधिक होने के चलते टीन की छत का दाब ऊपर से तो कम हो जाता है, लेकिन नीचे से दाब बना रहता है, बना होता है। इसी दाब के अंतर के कारण टीन की छत उड़ जाती है। आगे देखिए सवाल नंबर 11, गुरुत्वीय विभव को परिभाषित करें। गुरुत्वीय विभव क्या है समझिए। उत्तर में किसी इकाई द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। गुरुत्वीय विभव क्या है? गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं? उत्तर, किसी इकाई द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 को समझिए। उष्मागतिकी का प्रथम नियम बताइए। उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है समझिए। आंसर में Cp Cu से बड़ा होता है। Cp Cu से बड़ा होता है, यानी जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को उष्मा दी जाती है तो संपूर्ण उष्मा उसके ताप बढ़ाने में खर्च होती है, परंतु जब स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन न होकर जब स्थिर दाब पर, प्रेशर पर किसी गैस को उष्मा दी जाती है, हीट दी जाती है, तो उसका कुछ भाग आयतन बढ़ाने में खर्च होता है एवं बाकी भाग उसके ताप वृद्धि में खर्च होता है। अतः Cp Cu से बड़ा होता है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोला? Cp Cu से बड़ा होता है, यानी जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को उष्मा देते हैं तो संपूर्ण उष्मा उसके ताप बढ़ाने में व्यय होती है, खर्च हो जाती है, परंतु स्थिर आयतन न होकर स्थिर दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस को हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो उसका कुछ भाग आयतन बढ़ाने में खर्च होता है, व्यय होता है, एवं बाकी भाग उसके ताप वृद्धि में खर्च होता है। अतः Cp Cu से बड़ा होता है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम का दूसरा डेफिनेशन है कि उष्मा या ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो विनाश कर सकते हैं। केवल उष्मा या ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह अपना अवस्था परिवर्तन करती है। ना तो उष्मा और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, ना तो घटा सकते हैं, ना तो दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। यह केवल ट्रांसफर होता है। उष्मा और ऊर्जा का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है। इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो खर्च कर सकते हैं और ना तो बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 को समझिए। लास्ट क्वेश्चन, मोलर विशिष्ट ताप क्षमता को परिभाषित करें। मोलर विशिष्ट उष्माधारिता को परिभाषित करें। उत्तर, एक रासायनिक पदार्थ की विशिष्ट ताप क्षमता ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे उष्मा के रूप में पदार्थ के एक मोल में जोड़ा जाना चाहिए ताकि उसके तापमान में 1 इकाई की वृद्धि हो सके। मोलर विशिष्ट ताप क्षमता या मोलर विशिष्ट उष्माधारिता क्या है समझिए। आंसर में एक रासायनिक पदार्थ की विशिष्ट ताप क्षमता या विशिष्ट उष्माधारिता ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे उष्मा के रूप में पदार्थ के एक मोल में जोड़ा जाना चाहिए ताकि उसके तापमान में 1 इकाई की वृद्धि हो सके। तो चलिए अभी हम लोग 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल को देखें फिजिक्स के मॉडल सेट 1 में सेक्शन बी और सी से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया चीज़ को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।